कोचिंग एकेडमी मेन ब्रांच पेशावर और ये है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंबाइंड टेस्ट और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर किफायतुल्लाह खटक। क्वेश्चन है 82। कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर एंड 10 मोल्स ऑफ कैफीन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर एंड 10 मोल्स ऑफ कैफीन। फार्मूला आपकी बुक में मौजूद है। यह फार्मूला C8H10N4O2 यह है C8 और इसके बाद यह है H10 फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। N4 और ऑक्सीजन के एटम जो दिए हैं तो वो 2 है। कहते कि हाउ मेनी ग्राम, सिंपल सी बात है कि अगर हम ले लेंगे, इसने कहा 10 मोल, सो अगर आप ये 1 मोल लेते हैं मिसाल के तौर पे 1 मोल लेंगे तो इसमें 10 मोल हाइड्रोजन मौजूद है। तो 1 मोल में 10 मोल हाइड्रोजन है। अब अगर इसे आप 10 मोल कर लेते हैं, 10 मोल हो गया तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो 10 into 10 इतनी मोल है। और अगर आप इसको मास में कन्वर्ट कर देंगे तो ये टोटल के 100 मोल है। हम जानते हैं कि मास बराबर होता है मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स इसके 100 हैं, हाइड्रोजन के 10 मोल्स ऑफ एटम्स हैं, एटॉमिक मास इसका 1 है, लिहाजा ये 100 ग्राम्स आएगा। ऑप्शन है डी जो कि 100 है। क्वेश्चन 83 कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर देयर एंड 120 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सैंपल हमें दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल। हमें पूछा जा रहा है कि मोल्स कितने हैं जो कि बराबर है मास बाय मोलर मास के। मास दिया गया है 120 ग्राम्स है ये, तो 120 ग्राम्स हैं और डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि 40 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 के साथ। तो ये टोटल के 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है। गोया 120 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये 3 मोल है। 83 में सी ऑप्शन करेक्ट है। 84 कहते विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। 5 मोल नाइट्रोजन है, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन यह है कि नाइट्रोजन है और इसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, प्रोडक्ट बनता है इसका एमोनिया। ये इनकी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन के यूज होंगे। ये स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटीज है, लेकिन ये कहता है कि 5 मोल नाइट्रोजन है और 12 मोल हाइड्रोजन है। तो जनाब अगर ये 5 मोल है और कहते हैं ये 12 मोल अवेलेबल है, इनका रिएक्शन होगा। तो गौर से देखिए कि अगर आप इसको 5 गुना कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई किया तो जनाब इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना रिक्वायर्ड होगा। तो 5 3 are 15, हमें 15 मोल जो है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन इतना नहीं है बल्कि इससे कम है, लिहाजा हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्शन है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप आपके पास जो है 3 और ये 1 मोल है, तो इसके लिए हमारे पास जो है इसने ये 12 मोल दिया हुआ है, तो 3 4s are 12, 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 मोल है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसके 12 मोल के लिए इसके 4 मोल यूज होंगे, 1 मोल रह जाएगा। ये दर हकीकत 4 मोल यूज होगा, ठीक है जी, और बाकी जो है ये एक्सेस में है। सो हमारे पास जो है हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्शन है। तो 84 में सेकंड ऑप्शन है और 85 में कहता है कि विच सीरीज करस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टू द थर्ड एनर्जी लेवल। यानी अगर ये हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस है, पहला शेल है, ये सेकंड शेल है, और इस तरह ये थर्ड शेल है, और इस तरह ये फिफ्थ शेल है, तो कहता है कि which series corresponds to electron transition to the third energy level। तो अगर थर्ड एनर्जी लेवल में देखें, अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आएगा ना तो ये लाइमन सीरीज कहलाएगी, दूसरे शेल में आएगा तो बामर सीरीज है, और अगर थर्ड शेल में आएगा तो फिर ये जो फोटॉन्स खारिज होंगे, ठीक है, किसी भी हायर शेल से, तो लाइमन, बामर और फिर ये पाशन सीरीज है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 86 कहते कि which principle prohibits electron from having identical quantum numbers in the same atom।
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सारे क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते, कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। तो यहां पे ऑप्शन है 86 में सेकंड ऑप्शन है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। 87 कहते हैं कि ईच फोटोन कंसिस्ट ऑफ, फोटोन होता है तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखें कि फोटोन में ये होता है कि ये हमारे पास मिसाल के तौर पे इसकी वेलोसिटी है, तो फोटोन के दो फील्ड्स आते हैं, एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इसका मैग्नेटिक फील्ड है। यानी ये मिसाल के तौर पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फिर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी उस साइड पे और इस साइड पे। तो ये दोनों जो है ये फील्ड इसमें मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें मौजूद है। तो यहां पे जो आंसर आता है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, 87 में सी ऑप्शन है। 88 में कहता है कि a gas occupies 273 milliliter at 0 degree centigrade. By how many degrees Celsius must its temperature be increased so that its volume is it become 373 जो है इतना वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन है तो जो दीजिएगा, कहते हैं a gas occupies 273 मिलीलीटर एट 0, तो ओरिजिनल वॉल्यूम जो है 0 पे, यानी वॉल्यूम जो है 80 जो है वो है 273, इतना वॉल्यूम है, मिलीलीटर है। ये शॉर्टकट बता रहा हूं। कहते कि बाय हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस मस्ट इट्स टेम्परेचर बी इंक्रीज, यानी द सेल्सियस मस्ट इट्स टेम्परेचर बी इंक्रीज सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम 373 मिलीलीटर। तो अब जो वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम एक खास टेम्परेचर पे, वॉल्यूम 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जांपल, तो ये वॉल्यूम जो है ये हो गया है 373 मिलीलीटर। शॉर्टकट इसका यह है कि 0 पे ये वॉल्यूम है, इस टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर कौन सा है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, शॉर्ट इस्तेमाल करें। वॉल्यूम में इंक्रीज कितना आ गया है, ये है 373 माइनस 273, 100 मिलीलीटर का इंक्रीज आ गया है। सो और से देखिए कि जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो बराबर होता है, चार्ल्स ने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। मतलब यह है कि इंक्रीज आएगा, कितना इंक्रीज आएगा, तो ये वो इंक्रीज है 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो ये वो इंक्रीज आता है, ये वो इंक्रीज है। तो इस वक्त आपने ये टेम्परेचर मालूम करना है, तो ये टेम्परेचर ये होगा, ये है वॉल्यूम इंक्रीज मल्टीप्लाइड बाय 273 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम इसका जो है वो वाला, तो कितना इंक्रीज आ गया, इंक्रीज है 100 और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 273 है, ठीक है जी। और फिर आपके पास ये वाला 273 है, तो जब ये आप लगा लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, टेम्परेचर कितना बढ़ा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जो इक्वेशन थी वो कुछ यूं थी कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है ओरिजिनल वॉल्यूम, और V0 बाय 273 फॉर एवरी T डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सो दर हकीकत ये हमारे पास वो इंक्रीज आता है। सो इंक्रीज इज इक्वल टू V0 इंटू T बाय 273। सो T टेम्परेचर जो आएगा वो मैंने मल्टीप्लाई किया, V0 को डिवाइड किया और वैल्यूज पुट कर दी, तो 100 आ जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 88 में सी ऑप्शन है। 89 कहते हैं डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज लेस व्हेन, डिविएशन जो है आइडियल बिहेवियर से यानी जितना मॉलिक्यूलर साइज कम होगा और पोलैरिटी कम होगी, यानी मॉलिक्यूलर साइज कम से कम है तो डिविएशन कम होगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम से कम है तो डिविएशन मजीद कम हो जाती है। तो यहां पे है गैस मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल एंड नॉन पोलर। सो 89 में सेकंड ऑप्शन है। 90 में कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी अगर आपके पास ये कंटेनर है और
और ये लिक्विड है और ये इसके वेपर्स हैं, तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, हीट कर रहे हैं आप, तो इतनी ही ज्यादा यहां से एवापोरेशन बढ़ेगी, वेपर ज्यादा होंगे, प्रेशर भी बढ़ेगा। सो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर जो है ये बढ़ता है। सी ऑप्शन है 90 में सी। 91 मैं कहता है which fact makes HF a weak acid in comparison with other halogen acids like HCl, HBr and HI। देखिए ये हमारे पास बाकी हेलोजन एसिड्स हैं, तो ये है HF, HCl है, HBr है, HI है, ठीक है जी। तो ये याद रखें कि इसकी स्ट्रेंथ सबसे वीक है, यहां पे स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ये होगा, सबसे वीक एसिड ये है। और वीक एसिड क्यों है कि HF ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड ये इस तरह के डायमर बना लेता है, यानी HF ये एक मॉलिक्यूल और फिर दूसरा मॉलिक्यूल, तो ये दोनों, अब ये हाइड्रोजन एक तो इधर कोवेलेंटली बॉन्डेड है और एक वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है। इन द सेम वे ये हाइड्रोजन एक तो इस फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है कोवेलेंटली और एक थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड है, तो लिहाजा ये जो डायमर इस तरह बनते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से HF जो है ये एक वीक एसिड है। सो सी ऑप्शन होगा 91 में सी। 92 कहते कि NaF सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दे आर आइसोमॉर्फिक। ये है सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आइसोमॉर्फिक है, मतलब इनके सेम क्रिस्टल्स होते हैं और इनके क्रिस्टल जो हैं वो क्यूबिक हैं, दोनों के क्रिस्टल हमारे पास आते हैं क्यूबिक। ए ऑप्शन करेक्ट है 92 में। 93 तो जनाब है कि हाउ मेनी पार्टिकल पर यूनिट सेल आर देयर इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए आसान सी बात है कि ये हमारे पास है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी यहां पर ये मैंने एक क्यूब बना दिया है और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये जो कॉर्नर पे पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये शेयर होता है 8 यूनिट सेल के साथ। एक तो ये इसका है, दूसरा ये इसका भी है, यानी इसका भी है, दो ये हो गए, ये पॉइंट इन दो के साथ शेयर हो रहा है और फिर दो ये मजीद हैं, तो इन दोनों के साथ भी शेयर हो रहा है, तो ये टोटल के यहां पर तो 4 नजर आ रहे हैं, 4 नजर आ रहे हैं, लेकिन 4 इसके ऊपर भी हैं, लिहाजा ये जो कॉर्नर पे पॉइंट होता है इट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। सो लिहाजा अब देखिएगा ये है इसका 8वां हिस्सा, ठीक है, 8वां हिस्सा इसमें मौजूद है और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल के 8 हैं, तो कंबाइन कर दें यानी 8वां टुकड़ा मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल आता है हमारे पास। ए ऑप्शन है 93 में ए। 94 में कहता है कि which of the following is not true for dynamic equilibrium। डायनामिक इक्विलिब्रियम जब आएगा तो कौन सी बात गलत है कि it is achieved in closed container। yes, सील कंटेनर होगा तो फिर इक्विलिब्रियम आएगा, यानी इस तरह इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन या फिर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। यहां पे हम बात करें कहते कौन सी बात गलत है, तो सी ऑप्शन है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स चेंज कंटिन्यूअसली। कहते हैं which of the following is not true for dynamic equilibrium। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स कांस्टेंट होगी। मैंने बराबर नहीं कहा, कंसंट्रेशन जो है यानी ये जो केसी वैल्यू होगी ये है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेशियो, तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो केसी कांस्टेंट होगी। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जितनी है उतनी ही है और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट भी कांस्टेंट होगी। बराबर जरूरी नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं आएगा। तो ये है यहां पे ये कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सी बात गलत है, तो जरा देखें कंसंट्रेशन ऑफ कौन सी बात नॉट ट्रू, गलत बात कौन सी है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज कंटिन्यूअसली। नो, कंसंट्रेशन रिमेंस कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। 94 में सी ऑप्शन है और 95 में कहता है कि द रिएक्शन इज ऑनगोइंग। क्वेश्चन नंबर 95 कहते बफर सॉल्यूशन एमोनियम ऑक्साइड और एमोनियम क्लोराइड विल हैव अ पीएच। देखिए ये बफर है हमारे पास,
ये बफर है हमारे पास एमोनियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड का, यानी दर हकीकत ये एमोनिया है इक्वस स्टेट में, जिसे अक्सर एमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया जाता है, और दूसरा है एमोनियम क्लोराइड। तो ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl का, ये आयन मौजूद है क्लोराइड। तो ये जो सोल्यूशन होगा ये आयोनाइज होगा, मतलब ये जो साल्ट है ये आयोनाइज होगा, ये वीक बेस है, ये अनआयोनाइज फॉर्म में मौजूद होगा, लिहाजा ये सोल्यूशन को बेसिक बनाता है। तो ये आपके पास जो है बेसिक सोल्यूशन होगा, pH will be greater than 7। 95 में बी ऑप्शन है। 96 में ये कहता है कि solubility product KSP for magnesium oxide is 1.8 10 power minus 11 if the magnesium and hydroxide ion concentration are 2 and 10 power minus 5 respectively, will magnesium hydroxide precipitate? So देखिए ये है आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कहता है आयोनाइज हुआ, मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम आयंस हैं और ये है हाइड्रोक्सल आयंस, तो ये है हाइड्रोक्सल आयन। अब इसमें इसकी KSP जो है वो दी हुई है कि KSP जो है वो 1.8 10 पावर माइनस 11 है। जो KSP आएगी जो कि होगी मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सल आयन की जितनी भी कंसंट्रेशन है उसका आपने स्क्वायर लेना है, बिकॉज यहाँ पे 2 है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आयनिक प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। अब जरा देख लें, ये कहता है कि KSP जो है 1.8 10 पावर माइनस 11 है, 1.8 10 पावर माइनस 11 है, लेकिन ये आयनिक प्रोडक्ट कितना आता है? आयनिक प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो कहता है मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, तो वो है 2 और 10 पावर माइनस 5। तो अगर आप ले लेते, ये तो KSP है, लेकिन अगर आप मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जो है पावर 2, मैग्नीशियम दिया गया है 2, ये है 2, और हाइड्रोक्सल आयन जो है वो है 10 पावर माइनस 5 the concentration respectively, so will it precipitate? Yes, इसलिए कि हमारे पास ये जो वैल्यू आती है ये ज्यादा आ रही है। तो 10 पावर माइनस 11 है और ये हमारे पास है इसकी जो वैल्यू आती है 10 पावर माइनस 5 पावर 2। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो आयनिक प्रोडक्ट आता है, आयनिक प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास आएगा जो Q है ये ज्यादा है KSP से, लिहाजा प्रेसिपिटेशन होगी। तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। 96 में ए है। 97 में कहता है कि व्हाट डज द टर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रेफर्स टू? तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो टर्म है तो वो क्या शो करता है? याद रखें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये होगा कि आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और इतनी एनर्जी लेके ये फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है कि जब रिएक्टेंट ने इतनी एनर्जी ले ली है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है। सो ये इंटरमीडिएट है, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट, और जाहिर है कि रिएक्टेंट से भी ज्यादा एनर्जी प्रोडक्ट से भी ज्यादा है, तो ये अनस्टेबल है। हाई एनर्जी इंटरमीडिएट और ये अनस्टेबल है। 97 में सी ऑप्शन है। 97 में सी ऑप्शन। 98 कहते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? तो यहां पे ये जो पहला है कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर ये वाला है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये है हमारे पास N2O5 की जो डिकम्पोजिशन है NO2 में और O2 में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बिकॉज़ डेटा नहीं है डायरेक्ट, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 98 में सेकंड ऑप्शन है और 99 में कहता है कि अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू अ गैसियस सिस्टम इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये हमारे पास एक सिस्टम है और ये इसमें कोई गैस मौजूद है, कहता है कि हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, तो Q को आप लेंगे माइनस में, ये इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, इसको आप माइनस में लेंगे, और कहता है कि हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो आपके पास जो फर्स्ट लॉ आएगा ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो डेल्टा E, देखिए Q रिलीज हो रहा है तो वो इंटरनल एनर्जी को कम कर रहा है, तो माइनस Q, और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सो वर्क इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। सो ऑप्शन होगा माइनस Q प्लस W, तो ये है माइनस Q प्लस W, सी ऑप्शन है। 99 में सी ऑप्शन है।
100 मैं कहते कि विच प्रिंसिपल इज द बॉर्न हैबर साइकिल बेस्ड ऑन। बॉर्न हैबर साइकिल जो है ये दर हकीकत इस तरह है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो बॉर्न हैबर साइकिल में ये था कि हमारे पास मिसाल के तौर पे सोडियम हमारे पास है सॉलिड आप ले लेते हैं और ये है हाफ मोल ऑफ क्लोरीन, ये गैस है और प्रोडक्ट ये बना लेता है सोडियम क्लोराइड जो कि सॉलिड है। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। अब अगर हम इसी स्टेट में आ जाएंगे तो जो टोटल एनर्जी चेंज होगा वो वही होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप किस तरीके से आ जाते हैं इस स्टेट से, लाइक ये देखें कि सोडियम को आपने सबसे पहले सबलाइम कर दिया तो गैसीय स्टेट में चला गया, फिर आपने आयोनाइज कर दिया तो ये आयंस फॉर्म में चला गया है, फिर इसी तरह क्लोरीन को तोड़ दिया है तो ये एटम स्टेट में चला गया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्लोराइड फॉर्म में आ गया। अब ये मिलेंगे तो ये बनेगा, तो जनाब ये पर लैटिस एनर्जी होगी, ये जो है ये लैटिस एनर्जी है। तो बॉर्न हैबर साइकिल ये कहता है कि ये जो डेल्टा HF है वो इस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये एंथैल्पी आयोनाइजेशन, ये जो बॉन्ड एनर्जी है और एंथैल्पी ये जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो और फिर लैटिस एनर्जी, यानी इनको जमा कर लेंगे तो ये उसके बराबर होंगे। बिकॉज आप इस केमिकल स्टेट से इस केमिकल स्टेट तक पहुंच गए, सो दिस एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये जो एनर्जी होगी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो इनके सम के बराबर होगी। तो ये है, तो सी ऑप्शन है 100 में सी ऑप्शन करेक्ट है। और 101 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन, कौन रिड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में, जिंक और HCl का है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो ये है जिंक और HCl का ये रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस आ गई है। तो जीरो स्टेट है, यहां पे इसका +2 स्टेट है तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, हाइड्रोजन यहां पे +1 स्टेट है और ये इधर आ गया है जीरो स्टेट में, तो हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 101 में सेकंड ऑप्शन है। 102 मैं कहता है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग रिडॉक्स इक्वेशन। एक रिडॉक्स इक्वेशन दिया गया है, कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आता है। ये हमारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर आते रहे हैं। एक बैलेंस इक्वेशन दे दिया जाता है और ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज है वो पूछा जाता है। मैं इसे लिख लेता हूं लेकिन आपको लिखना नहीं पड़ता। यह है 3 जिंक प्लस 8 HNO3 8 HNO3 नाइट्रिक एसिड और 3 जिंक नाइट्रेट 3 जिंक नाइट्रेट होल 2 और प्लस ये है 2NO2 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड है और H2O के 4 मॉलिक्यूल है। तो कहते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस रिएक्शन। देखिए नाइट्रोजन का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो चेंज जो आ गया है वो 3 का है, +5 से +2 में आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिए हैं। और अगर आप इसको मालूम करना चाहते हैं कि यहां पे इसका मतलब कैसे आता है, तो सिंपल तरीका है कि यह है HNO3, तो हाइड्रोजन का +1 है और ऑक्सीजन -2 है, 3 ऑक्सीजन है, 3 2s are 6 -6 होगा टोटल, हर एक का -2 है तो 6 -6 +1 तो यह आएगा -5, तो नाइट्रोजन का मस्ट भी +5 होना चाहिए। या फिर वो x वाला फार्मूला इस्तेमाल कर ले, उस तरीके से आप कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का +1 है, नाइट्रोजन का नहीं पता तो x लगा लें, 3 ऑक्सीजन है, हर एक का -2 स्टेट है और ओवरऑल ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, तो 1 + x -6 = 0, x - 5 = 0, x = 5। तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया है तो वो है कि जिंक ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए हैं, तो +5 से +2 तक आ गया है और ये ऑप्शन है डी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 102 में, डी ऑप्शन है। 103 में कहता है कि कंपेयरिंग द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स
The correct sequence is bond energies हाइड्रोजन हैलाइड्स की। सो याद रखें कि हाइड्रोजन हैलाइड में HF का जो बॉन्ड है वो सबसे शॉर्ट है और सबसे ज्यादा पोलर भी है, लिहाजा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यानी ये हमारे पास है HF, ये शॉर्ट बॉन्ड भी है और बहुत ज्यादा पोलर भी है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप इसको HI के साथ कंपेयर करें तो ये बॉन्ड एक तो लॉन्ग बॉन्ड है कि आयोडीन का साइज ज्यादा है और साथ साथ ये पोलैरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लिहाजा ये अट्रैक्शन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। तो ये सबसे स्टेबल बॉन्ड है, ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, तो HF सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर कंपेयरिंग द बॉन्ड एनर्जीज, तो HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, HF फिर HCl फिर HBr फिर HI, तो ये वाले D ऑप्शन है। 103 में D ऑप्शन करेक्ट है। 104 कहते कि विच मॉलिक्यूल हैज अ लीनियर शेप एंड इज नॉन पोलर, तो ए ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर शेप रखता है, नॉन पोलर है कि इस साइड पे नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव है और फिर ये नेगेटिव है, तो इस साइड का डायपोल मोमेंट ये आता है, इस साइड का डायपोल मोमेंट ये है। अगर आप डायपोल मोमेंट वेक्टर का टेल इधर हेड के साथ कोइंसाइड कर देंगे तो रिजल्टेंट आपके पास 0 आएगा। बाकी H2O पोलर है, अमोनिया पोलर है, SO2 पोलर है। सो 104 में ए ऑप्शन है, 104 में ए ऑप्शन। 105 मैं कहते कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस, लेकिन ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड KO2, तो अगर ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो याद रखें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, इसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है, तो वो फिर मजीद कुछ वाटर के साथ मिलके उस पानी को ये कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोजन परऑक्साइड में। ऑक्सीजन अब भी इसमें काफी ज्यादा होती है, तो लिहाजा आपके पास ये प्रोडक्ट्स आएंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड आएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं ना, नॉर्मल ऑक्साइड, मिसाल के तौर पर अगर मैं नॉर्मल ऑक्साइड ले लूं, Na2O में ले लूं, तो ये फिर सिर्फ बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इस तरह होता है ना, ये है H और ये है OH, तो ये जो ऑक्सीजन है इसको इलेक्ट्रॉन देके ये इधर लेके, तो आपके पास ये भी OH बन जाता है, ये भी, तो सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड आती है। और फिर हमारे पास जो परऑक्साइड्स हैं तो वो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रिलीज करती है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी आ जाती है। फिर जब सुपर ऑक्साइड होते हैं तो उनमें ऑक्सीजन और भी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाती है, तो डी ऑप्शन है। 105 में डी ऑप्शन। और 106 में कहता है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो देखिए ये हमारे पास है ना, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और जर्मेनियम है, इसके बाद है टेन है और लेड है, तो इन दोनों के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, इनके जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक है। तो यहां पे है जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, टिन मोनोऑक्साइड, लेड, तो ये है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 106 में डी ऑप्शन करेक्ट है। 107 कहता है कि which of the following D block element has a completely filled D subshell and its ground state, ground state में D subshell किसका fill होगा, तो स्कैंडियम का तो नहीं है, स्कैंडियम तो 3D1 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर है, बिकॉज कॉपर ग्राउंड स्टेट में 4s1 और 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम नहीं है, क्रोमियम है 4s1 3d5 और इस तरह आयरन भी नहीं है, आयरन है 4s2 3d6, तो ये है सेकंड ऑप्शन। 107 में बी ऑप्शन करेक्ट है। 108 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कॉन्फ़िगरेशन, किसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये लिख लें कि ये पहला जो दिया गया है, एक तो ये है कि ये क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन हो गया, और फिर ये कहता है 4d10 4d10 और 5s0, 4d10 और 5s0। पहली बात ये कि ये जो सेकंड सीरीज है जो यूट्रियम से स्टार्ट होती है, ठीक है जी, तो वो वाली है, तो लाइक यूट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम है, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम और रेथेरियम, वो वाली जो सीरीज है ये उसमें है, ठीक है। ये एक्चुअली पैलेडियम है, पैलेडियम जो है तो उसके ये वाहिद ट्रांजिशन एलिमेंट है कि जिसके s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, s के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं, तो ये है 4d10 और 5s2, ये पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन है, ए ऑप्शन है। 108 में ए ऑप्शन, और ये यूनिक है, डिफरेंट है, ये वाहिद ट्रांजिशन एलिमेंट है कि जिसके एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉर्मल एटॉमिक स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में आ गए हैं, तो ये आएगा ए ऑप्शन और पैलेडियम। 108 में ए ऑप्शन है।
109 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कहते हैं ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें है। कार्बोनेट नहीं होते, कार्बोनेट जो है ये वो कि इनमें कार्बन होगा, लाइक सोडियम कार्बोनेट आप ले ले, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर है बाइकार्बोनेट, तो ये भी ऑर्गेनिक नहीं है, बाइकार्बोनेट। और इसके बाद मेटल कार्बोनाइल्स, मेटल कार्बोनाइल याद रखें ये कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन की नहीं बात हो रही, बल्कि ये मेटल कार्बोनाइल है, लाइक जैसे कि ये है कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड काम करे और लाइक ट्रांजिशन मेटल निकल के साथ ये मिलाए, तो ये जो टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो है, तो ये कार्बोनाइल, ये मेटल कार्बोनाइल एक्चुअली कहलाते हैं। यहां पे है हाइड्रोकार्बन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हाइड्रोकार्बन्स है, डी ऑप्शन है 109 में, डी ऑप्शन। 110 मैं कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सल्फर इन द रिंग, थायो, थायो लफ्ज जो है ये सल्फर के लिए इस्तेमाल होता है, यहां पे थायोफीन है, तो थायोफीन में सल्फर मौजूद है। पाई जब आता है तो अक्सर जगहों पे जिधर नाइट्रोजन है तो वहां पे पी वाई आ जाता है, लाइक पायरीडीन, पायरोल, तो ये आ जाएगा। तो ये है थायोफीन, जो इस तरह का कंपाउंड है, कार्बन कार्बन साइक्लो, और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सल्फर है, ये कंपाउंड कहलाता है थायोफीन, थायोफीन। आगे है फिर 110 में बी ऑप्शन और 111 में कहता है कि विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये है कि उसमें कायरल कोई सेंटर हो, मिसाल के तौर पे कार्बन है और इस साइड पे हाइड्रोजन है, लेट्स से कि इस साइड पे CH आप ले लेके इस साइड पे मिसाल के तौर पे COOH है, और ये वाले आपके पास जो एंगल्स हैं ये 109.5 पे ये एंगल आते हैं, तो अब ये वाले जो बाण है तो ये आउट ऑफ द बोर्ड बाण है, इस तरह का, मिसाल के तौर पे आप इधर OH लगा ले, ये इनटू द बोर्ड बाण है, लेट्स से कि आपने इधर CH3 लगा दिया, तो ये कायरल सेंटर है, वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, जैसे कि इधर COOH है, ये H है, ये OH है, ये C3 है, तो इस तरह के कंपाउंड्स के पर ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। लाइक अगर इसका दूसरा आप मिरर इमेज देखना चाहें, ठीक है जी, तो अगर आपने टॉप बॉटम को सेम रखा तो लेफ्ट राइट जो है वो चेंज हो जाते हैं, लाइक ये देखें, ये है H और इधर आपने ये वाले ग्रुप सेम रखे उसी तरह, लेकिन फिर जैसे ये आउट ऑफ द बोर्ड है तो यहां पर अब जो आउट ऑफ द बोर्ड आता है वो CH3 होगा, वो इनटू द बोर्ड है, तो इनटू द बोर्ड जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा OH ग्रुप। तो इस तरह के कंपाउंड जहां पे कायरल सेंटर हो, जहां पे कार्बन डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो, 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, यानी उसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी उसके 2 आइसोमर्स बनेंगे। तो सी ऑप्शन है। 112 में कहता है कि what type of isomerism is shown by butyene, butyene में जब आपके पास इस तरह है सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म इसमें होती है, लेकिन ये है आपके पास 1 2 3 4, तो ब्यूटीन है 1 2 2 ब्यूटीन है, ये है 2 ब्यूटीन, और जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे है तो इसको आप कहेंगे सिस 2 ब्यूटीन। लेकिन अगर आप सिमिलर ग्रुप को अपोजिट साइड पे लगा लेते हैं, लाइक मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको पकड़ के इसको रोटेट करूं, ये बॉन्ड टूट जाएगा फिर बनेगा, तो विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर, तो अब जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड पे आ गए हैं, तो इसको फिर हम कहते हैं ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन। एक है सिस 2 ब्यूटीन और एक है ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये भी याद रखिएगा कि ये वाली जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इट कैन बी ड्यू टू डबल बॉन्ड, इट कैन आल्सो बी ड्यू टू अ रिंग। फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल ये साइक्लोहेक्सेन टाइप स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, साइक्लोहेक्सेन टाइप स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में लेट्स से कि ये C3 है
ऊपर प्लेन में, और ये भी CH3 ऊपर प्लेन है इस तरह। तो 1 2 3 4, तो ये 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन होगा। लेकिन अगर इसको फिर इधर लगाएं, H को उधर लगाएं, तो फिर वो भी होगा। हाँ, ये वाला आइसोमर जब दोनों रिंग के ऊपर हैं तो इसको सिस कहा जाएगा, लेकिन अगर उसको फिर नीचे लाया जाए तो फिर ये ट्रांस आइसोमर इसका होगा। तो रोटेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू डबल बॉन्ड, इट कैन आल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू अ रिंग। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। 112 में डी ऑप्शन है। 112 में डी, और 113 में कहते हैं कि एसिटाइलिन अपॉन रिएक्शन विद सोडियम एमाइड एंड लिक्विड एमोनिया प्रोड्यूसेस। एसिटाइलिन है और ये सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। ये वाला ये कह रहा है कि अगर इस तरह हो, ये है एसिटाइलिन और ये रिएक्शन कर ले सोडियम अमाइड के साथ और एमोनिया की मौजूदगी में, तो ये बना देगा हमारे पास सोडियम कार्बाइड। ये चीज बन जाती है, यानी Na2C2। आपने इन दोनों को रिमूव कर देना है, हाइड्रोजन लगा देंगे और सोडियम इधर लगा लेंगे, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, सोडियम कार्बाइड आ जाएगा, और फिर ये हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये एमोनिया है। तो सी ऑप्शन है 113 में, सी ऑप्शन। और फिर है 114 में कहते कि which of the following statement is correct about SN2 reaction। SN2 में क्या होता है? SN2 में होता है, ये है बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, बायमॉलिक्यूलर। एट द सेम टाइम ये जो है ये चेंजेस आ रही हैं, यानी लिविंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो जा रहा है, एट द सेम टाइम अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बना रहा है। सो दरमियान में एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाता है। कहते कि which of the following statement is correct about SN2 reaction। मिसाल के तौर पे SN2 रिएक्शन मैं ये लिख लेता हूं कि लेट्स से कि ये है CH3Br और लेट्स से ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ब्रोमीन का जाना इसका आना, तो ये बना देगा CH3OH और प्लस KBr। अगर SN2 होगा तो फिर दोनों पे ये डिपेंड करता है कि अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें, यानी इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन आएगी वो इस तरह होगी, डेल्टा X = K, और एक तो ये कि इन्वर्जन होती है कॉन्फ़िगरेशन की, और दूसरी ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है तो वो दोनों पे डिपेंड करता है, यानी मिथाइल ब्रोमाइड पे भी और जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है उस पे, और दोनों के लिहाज से जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ओवरऑल ये सेकंड ऑर्डर आएगा। तो अब जो क्वेश्चन है कहते हैं कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट SN2 रिएक्शन, तो कहते हैं इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नो, कहते हैं इट्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Rx इज 1, बिल्कुल अल्काइल हैलाइड के साथ ये फर्स्ट ऑर्डर है। फिर ये कहता है इट्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोफाइल इज 1, बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन अगर आप इसको देखें डी ऑप्शन को कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इन द न्यूक्लियोफाइल इज डबल देन द रेट जो है वो 4 टाइम बढ़ेगा। बिल्कुल, अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन 2x कर दी और पावर 1 है और इसकी भी डबल कर दी पावर 1, तो 2 2 are 4, तो रेट जो है वो आपके पास 4 टाइम जो है ये बढ़ जाएगा। तो डी ऑप्शन है 114 में, डी ऑप्शन। 115 में कहता है कि आयोपिक नेम ऑफ ग्लाइसिरोल इज, देखिए ग्लाइसिरोल ये चीज है CH2 CH और CH2, इधर भी OH है, यहां पर भी OH है और यहां पर भी OH है, तो कंपाउंड प्रोपेन है और प्रोपेन में 1 2 3 पे OH है, तो 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल या प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल होगा, ये इसका नाम है और डी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट जो है 116 में डी ऑप्शन है। 117 कहते हैं when a primary alcohol is oxidized it first forms primary alcohol, तो सिंपल फार्मूला है कि ये इस तरह होगा कि ओल ऑक्सीडाइज होगा प्राइमरी ओल, तो ये कन्वर्ट होगा एल में यानी एल्डिहाइड में, फिर ऑक्सीडाइज होगा तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है, तो एल्डिहाइड बना देगा। 117 में तो ये सी ऑप्शन है कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा सो इट फर्स्ट फॉर्म एन एल्डिहाइड, तो सी ऑप्शन 117 में सी ऑप्शन है। 118 तो कहता है कि विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, तो इस्तेमाल होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जिसको शॉर्टली हम कहते हैं PCC, तो ये सेकंड ऑप्शन है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो है वो इस्तेमाल होती है। 118 में सेकंड ऑप्शन। 119 में
और ये जो पीसीसी वाला क्वेश्चन है बहुत जरूर याद रखिएगा, बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 कहते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन into alkane is carried out। क्लेमेंसन रिडक्शन, ये मिसाल के तौर पे आप ले ले कि लेट से ये है कीटोन आपने ले ली, तो ये जो आप रिडक्शन करते हैं ये किस तरह होती है। देखिए ये हाइड्रोजन आपने ऑक्सीजन आपने रिमूव कर देना है H के साथ, तो H2O बना देंगे, तो ये आएगा CH3 CH2 और CH3। कहते हैं ये रिएजेंट क्या होगा। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखने हैं रिएक्टेंट्स दिए जाएंगे, प्रोडक्ट का पूछेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, और इस दौरान रिएक्टेंट्स और कंडीशन दी जाती हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन किस्म के वो क्वेश्चन है कि आपको रिएक्टेंट दे दिए जाते हैं, प्रोडक्ट भी दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कंडीशंस क्या है। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन है, तीन चीज आपने याद रखनी है, रिएक्शन, प्रोडक्ट, कंडीशन, रिएक्शन, प्रोडक्ट, कंडीशन। तो ये आएगा हमारे पास। तो इस वक्त क्लेमेंसन रिडक्शन जो है तो ये होती है, जिंक अमलगम लिया जाता है, जिंक अमलगम यानी मरकरी के जो एलॉयज होते हैं ना, तो उसको अमलगम कहते हैं, जिंक अमलगम है, और साथ साथ इसमें कंसंट्रेटेड HCl है, तो प्लस HCl, ये हमारे पास क्लेमेंसन रिएजेंट है। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट जो है ये है डी ऑप्शन 119 में, डी ऑप्शन 120 में आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल प्रोड्यूसेस। नाइट्राइल्स हैं, मिसाल के तौर पे ये होगा RC और ट्रिपल बॉन्ड विद N। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास एमोनिया में, और प्रोडक्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये जो CN ग्रुप है, शॉर्ट ये याद रखें कि CN ग्रुप जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ द नाइट्राइल्स व्हिच प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। 120 में डी ऑप्शन है। 121 में कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद फास्फोरस पेंटॉक्साइड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मिसाल के तौर पे ये है R, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है OH, यहां पर भी है OH और ये है R। जब डिहाइड्रेशन होगी तो एक से OH और एक से H निकलेगा, और ये डिहाइड्रेशन करता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो कि खुद कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोरिक एसिड में, H3PO4 में, और ये कंपाउंड बनता है RC डबल बॉन्ड O, फिर O है, फिर कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये जो कंपाउंड्स है इसको आप कहते हैं ये एनहाइड्राइड है, ये वाला। ठीक है जी, एनहाइड्राइड यानी आपने H2O जो है वो माइनस कर दिया, तो इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाएंगे। 121 में सी ऑप्शन है, 21 सी ऑप्शन। 122 कहते हैं कि कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंपल प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। कंजुगेटेड प्रोटीन जो है तो ये कहता है कि कंजुगेटेड प्रोटीन जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंपल प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। नॉन प्रोटीन पार्ट जो इनका होता है वो जनरली प्रोस्टैटिक ग्रुप कहलाता है या कोफैक्टर भी कहलाता है। सो ए ऑप्शन है, सिंपल मेमोरी बेस्ड है। 122 में ए ऑप्शन है। 123 में कहता है कि in which of inhibition the inhibitor binds to the enzyme non-covalently through weak interaction। inhibitor अगर एंजाइम के साथ परमानेंट बॉन्डिंग कर जाएगा तो ये फिर irreversible inhibition है, लेकिन ये कहता है कि to the enzyme non-covalently, तो ये रिवर्सिबल inhibition है। जो inhibitor है वो एंजाइम से सेपरेट हो सकता है, रिवर्सिबल inhibition है। तो 123 में ए ऑप्शन है। और 24 में तो ये है सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव्स एंड पॉलीमर डिस्पर्शन एडहेसिव्स। सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव जिनमें सॉल्वेंट होगा और जो स्टिकिंग मटेरियल है वो जो है, तो दूसरा जो है तो वो कहते हैं पॉलीमर डिस्पर्शन एडहेसिव कि पॉलीमर है और उसमें ज्यादातर तो ये भी एस्टर्स लिंक्स इनमें होते हैं, तो ये चिपकाने के लिए एडहेसिव मतलब चीजों को बांधने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या है, ये सॉल्वेंट पे बेस्ड है और सॉल्वेंट इनमें से एवापोरेट होगा तो फिर जो एडहेसिव पार्टिकल हैं वो दो सरफेसेस को अटैच कर लेते हैं। सो ये एक्चुअली ड्राइंग एडहेसिव्स है कि सॉल्वेंट एवापोरेट होगा इनसे। तो 124 में ए ऑप्शन आता है। और 125 में कहता है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कलर यूज्ड टुडे, जो भी कलर्स आजकल डाइज वगैरह इस्तेमाल होती हैं तो वो सिंथेटिक डाइज हैं। नेचुरल डाइज कभी इस्तेमाल हुआ करती थी, अब भी होती हैं, लेकिन मोस्टली सिंथेटिक डाइज जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। 125
125 में सी ऑप्शन, और 126 में मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 66, तो एक है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एक एडिपिक एसिड है, ये है हेक्सामिथाइलिन यानी CH2 और फिर CH2 ये ची है और डाइअमीन है, एक इधर अमीन एक इधर अमीन है, और दूसरा जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड हैलाइड भी हो सकता है बिकॉज उसके रिएक्शन ज्यादा फास्टर होते हैं, तो ये आएगा हमारे पास एडिपिक एसिड। तो देखिएगा एडिपिक एसिड 2 कार्बन ये 4 ये होंगे, तो फिर ये इसका जो OH है और इसका H जाता है -H2O, एंड द सेम वे इसका H जाएगा और किसी और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जाएगा, सो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है HN और CH2 है, इसमें 6 कार्बन यहां पर, फिर NH मौजूद है, कार्बोनाइल ग्रुप है, और फिर ये आएगा CH2 और फिर कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इनको अमाइड इसलिए कहते हैं कि एक तो ये है कि ये पॉलीअमाइड्स हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर है, मतलब यहां से ये कॉपी पेस्ट कर लिया करें, तो ये लॉन्ग चेन पॉलीअमाइड्स हैं। और नायलॉन 66 इसलिए कहते हैं कि इसके एक मोनोमर में भी 6 कार्बन है और दूसरे मोनोमर में 4 ये हैं और 2 ये, तो उसमें भी 6 कार्बन हैं। थैंक यू।